तो साथियों, हमारे बीच आज के जो वक्ता हैं प्रोफेसर हितेंद्र पटेल सर। आप पहले भी उनको सुन चुके हैं और इस मंच पर पहले भी वो आए हैं और पंडित नेहरू के कंट्रीब्यूशन को लेके लिटरेचर में, हिस्ट्री में और लेकर बात हुई है। लेकिन आज मेरे और सभी प्रतिभागियों के निवेदन पर पुनः आए हैं कुछ बातें करने गांधी पर। तो सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपको मैंने पहले भी गांधी के जो राष्ट्रवाद और गांधी के दूसरे पहलुओं पर बात करते हुए सुना है और वो बड़ा सुखद रहा है। गांधी की प्रासंगिकता को लेकर एक जो स्वराज संस्थान ने कराया था उसमें भी मैंने आपको सुना था, तो वो बड़ा अद्भुत अनुभव था जिसमें आपने एक प्रकार से ऐसा लगा कि कोई साहित्यकार गांधी के बारे में बात कर रहा है। तो वो बड़ा मजेदार भी था और क्वाइट इंटरेस्टिंग मतलब एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। तो मैं सर आज बस यही है कि मेरी बहुत इच्छा है कि गांधी को फिर से आपसे सुने, आपके तरीके से सुने। जी सर, ये मंच आपका है और मैं बहुत आदर के साथ आपको आमंत्रित करता हूं सर। नमस्कार सभी मित्रों को। पंकज जी ने मुझे फिर से एक मौका दिया है आप सबसे मिलने का और हम लोग गांधी पर थोड़ी बातचीत करेंगे। इस बातचीत को मैं थोड़े दूसरे रूप में रखना चाहता हूँ। मेरी कुछ चिंताएं हैं। मेरी आवाज ठीक ठाक सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी सर। जी सर, यू आर ऑडिबल सर। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत तो आज का दिन थोड़ा थैंक यू। तो हम लोग जब गांधी पर बात करते हैं तो साधारणतः अपनी बातचीत को उनके राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र में रखकर देखते हैं। और वो गाना है ना जो दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो एक संत ने हमको आजादी दी है, ये इस मिथक के आधार पर, मैं इसको मिथक कह रहा हूं, उसकी व्याख्या मैं करूंगा। इस मिथक के आधार पर गांधी के इतिहास को हमने समझा है। लेकिन जैसा पंकज जी कह रहे थे, मेरे गांधी, हमारे गांधी, हर किसी का अपना अपना एक गांधी हो सकता है और गांधी को हम कैसे देखें इस विषय पर हम लोग थोड़ी बातचीत आज करने की कोशिश कर सकते हैं। मोटे तौर पर मैं सबसे पहले आपको ध्यान में रखने के लिए कहूंगा कि गांधी के जीवन में 40 साल की उम्र तक का जो समय है उसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो लगे कि हाँ गांधी जी कोई बहुत बड़े आदमी है। और ये मेरा कथन नहीं है, मतलब बहुत सारे लोगों ने कहा है कि 40 साल की उम्र तक वो आम जैसे लोग होते हैं। कोई वकील होता है, कोई अफसर होता है, कोई प्रोफेसर होता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता होता है, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। तो 40 के बाद उनके जीवन में बड़े परिवर्तन हुए। ये आप पहली बात ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात ये है कि कोई भी विद्वान, कोई भी राजनेता जो है अपने समय से बड़ा नहीं होता है। इसीलिए जब हम किसी व्यक्ति को किसी कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं तो कॉन्टेक्स्ट का पूरा पूरा ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि वो जो ऐतिहासिक परिस्थिति है उस ऐतिहासिक परिस्थिति में गांधी का निर्माण होता है, गांधी का जो प्रभाव क्षेत्र है उसकी व्यापकता बढ़ती है और गांधी को वो स्थान मिलता है जो हम इतिहास के पन्नों में पाते हैं। तो सामान्य तौर पर अगर इन दो बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए ऐतिहासिक परिस्थिति का ध्यान जो है वो ज्यादा जरूरी होगा। मेरी अपनी धारणा है जिसकी तरफ पंकज जी इशारा कर रहे थे, जिसके कारण मैं गांधी को एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करता हूँ। उसमें मेरी धारणा में है कि सिर्फ गांधी एक धारा के व्यक्ति नहीं है जो उनको बना दिया गया है इतिहास में। भारत में 5 तरह के लोग आजादी पाना चाहते थे, अंग्रेजों से मुक्ति चाहते थे। 5 तरह के लोग थे।
एक तरह के वो लोग थे जिनको मैं कहता हूं लड़ाकू किस्म के, लड़कर लेंगे आजादी। और इस धारा के लोग जो है 1857 में लड़े थे, लड़ने की कोशिश करते रहे थे और अंत तक लड़ने की कोशिश में ही आजादी पाने की कोशिश करते रहे। ये इनको मैं लड़ाकू धारा कहता हूं। दूसरी धारा है ऐसे लोगों की जो समझदार लोगों की धारा है, जो शिक्षित लोगों की धारा है, जो पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किए हुए लोग हैं, समझदार लोग हैं, पार्लियामेंट का मतलब समझते हैं, एसोसिएशन समझते हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशन बना के कैसे दबाव बनाया जाता है सरकार पर, सरकार से मांगे मनवाई जाती हैं, इस धारा के लोग थे, जिनको आप चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट कह सकते हैं या लिबरल कह सकते हैं। ये लोग लड़ाकू नहीं होते, इनको लड़ने की कला जो है दूसरे तरीके से आती है, जहां ये संवैधानिक तरीके से लड़ने की कोशिश करते हैं और अपने प्रतिपक्ष को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करते हैं। तो ये दूसरी धारा है। तीसरी धारा है जो ये मानती है कि हम लोगों के पास जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, उसमें एक सांस्कृतिक एकता का सूत्र है जो हमें यहाँ मिलता है, उससे जिसको हम लोग कहते हैं हिंदू सांस्कृतिक धारा, हिंदू राष्ट्रवाद, उसी के भीतर से निकल करके आया है। चौथी धारा जो है ऐसे लोगों की है जो शिक्षित तो हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ उनके मन में ये है कि हम शिक्षा का लाभ नीचे तक ले जाएं और हम चाहें कि हम जो समाज चलाते हैं उस समाज में जो बड़े लोग हैं वो शक्तिशाली न बने, बल्कि उसका पूरा लाभ नीचे तक जाए, जिसको हम लोग समाजवादी धारा कहते हैं। यानी किसान और मजदूर भी हमारे समाज में उतनी ही प्रमुखता पाए जितने कि दूसरे लोग रहते हैं। तो ये तो एक धारा है। पांचवी धारा जो है वो ऐसी धारा है जो किसी अपने समुदाय विशेष के अंतर्गत उनके स्वार्थ के लिए, उनके हित के लिए लड़ने में विश्वास करते हैं। उसमें मुसलमान हो सकते हैं, उसमें दलित हो सकते हैं, उनकी अपनी अपनी समस्याएं थी, उनके अपने सामाजिक धार्मिक कारण थे जिसके कारण वो लोग अपने तरीके से लड़ने में विश्वास करते हैं। तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पंच धाराएं हैं, इन पंच धाराओं में सभी को इतिहास में समुचित स्थान नहीं मिला है और इस कारण से हम लोगों को बार बार ये दिक्कत होती है कि एक धारा का व्यक्ति शिकायत करता है कि भाई हमको तो इतिहास में जगह ही नहीं मिली, और सारी जगह जो है वो ले गए हैं ये संविधान वाले लोग या लिबरल लोग। तो पहली बात तो यहाँ मुझे कहनी ये है कि इतिहासकार का काम जो होता है वो सभी इन पंच धाराओं के इतिहास को समुचित स्थान दे, और ये चूंकि हमारे देश में नहीं हुआ है इसलिए इतिहास की बहुत सारी गड़बड़ियां जो हैं हमको परेशान कर रही हैं और चीखने चिल्लाने की आवाजें विभिन्न तरफ से आ रही हैं। कोई कहता है कि मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन नहीं लिखा गया, कोई कहता है दलितों का कंट्रीब्यूशन नहीं आया है, कोई कहता है कि भाई इसमें स्त्रियां कहाँ हैं, कोई कहता है कि भाई हिंदू लड़े और हिंदुओं को ही आपने मार्जिनलाइज कर रखा है, कोई कहता है कि क्रांतिकारी जो असली लड़ने वाले लोग थे, असली शहादत देने वाले थे, उनका इतिहास कहाँ है, आदि आदि। तो ये बात आपको ध्यान में रखने के लिए कहूंगा कि ये जो पंच धाराएं हैं, इसको मैं पंच धारा कहता हूँ, ये पंच नद जो है इससे मिलकर के भारतीय राष्ट्रीयता और भारतीय आधुनिक इतिहास को लिखा जाना चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो दरअसल आप किसी न किसी तरीके से एक धारा के साथ बहकर अपने इतिहास का निर्माण करते हैं। इसलिए भारतीय इतिहास से अभी हम लोगों को कई तरफ से समस्याएं पैदा हो रही हैं, इसलिए इतिहास का विस्तार होना चाहिए। इतिहास के विस्तार का मतलब इतिहास को बनाना नहीं होता है, इतिहास को लिखने की एक विधि है। इतिहास को तथ्य का ध्यान रखना पड़ता है, पर्सपेक्टिव का ध्यान रखना पड़ता है,
ऐतिहासिक परिवेश के संदर्भ का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें जो है हम अधिक इमोशन का जुड़ाव नहीं कर सकते और अपने मन से, अपनी कल्पना से इतिहास को निर्मित नहीं कर सकते। लेकिन ये 5 जो चीजें हैं इसका ध्यान रखिएगा। गांधी के बारे में बात करते हुए हम लोगों को दिक्कत 2 तरह से होती है। एक तो गांधी का एक सरलीकृत और एक पक्षीय इतिहास हम लोगों के बीच में लोकप्रिय हो गया है, और वो जो है वो लिबरल जो वर्जन है वही इतिहास का हम लोगों को गांधी का मिला हुआ है। और हम लोग जिस गांधी से अच्छी तरह परिचित हैं वो दरअसल एक कांग्रेस वर्जन ऑफ हिस्ट्री है। और कांग्रेस में जानबूझ के इसलिए नहीं कह रहा हूं कि इसका कोई पार्टी से संबंध है, बल्कि एक लिबरल वर्जन ऑफ गांधी जो है उसने गांधी को एक तरीके से अपने तरीके से प्रेजेंट किया है, और उसी से हमारा सघन परिचय हुआ है, क्योंकि इतिहास में उसी की उपस्थिति है। और इतिहास जो लिखा जा रहा है गांधी के ऊपर, उसमें जो है गांधी का वही वर्जन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो एक ये समस्या है। अब दूसरी बात ये है कि गांधी पर लिखा तो बहुत जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार यूरोपीय भाषाओं में 500 गांधी की बायोग्राफीज हैं, 500। भारत में भी लगभग 500 लोगों ने गांधी पर लिखा है, गांधी के जीवन पर, उनके दर्शन पर लिखा है। यानी करीब करीब 1000 किताबें लिखी गई हैं गांधी के ऊपर। और इसमें से इन सभी पुस्तकों का अध्ययन करना तो संभव नहीं है, 1000 पुस्तकें हैं। इसके अलावा गांधी जी के जो अपना काम है, गांधी जी इस मामले में पूरे यूरोपियन थे, यानी कि वो जो काम करते थे उसको लिख लेते थे। अपनी किसी को चिट्ठी लिखी तो उसकी कॉपी रख ली, जिसने चिट्ठी लिखी उसकी भी कॉपी उनको मिल उनके पास थी। तो 100 से ज्यादा वॉल्यूम है जो गांधी के अपने कामों को लेकर के हैं। तो 1000 उनके ऊपर लिखी गई किताबें हैं और 100 से ज्यादा वॉल्यूम खुद गांधी का अपना लिखा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि गांधी साहित्य जो है वो अपने आप में एक विशाल एक स्रोत है गांधी को समझने का। इसमें एक बात जोड़ दूं कि अधिकतर लोग जो गांधी पर इन दिनों लिख रहे हैं, मैं दावे के साथ तो नहीं कहता, अधिकतर लोग जो हैं वो गांधी को पढ़े बिना ही गांधी पर लिखते हैं। उनकी अपनी एक दृष्टि होती है। 5 में से, जो मैंने कहा ना, 5 में से एक धारा को वो चुन लेते हैं और उस धारा के आधार पर जो भी जहां से उनको मिल जाता है उसके आधार पर गांधी के ऊपर वो लिखने लग जाते हैं। यानी गांधी किसी के लिए हिंदू विरोधी हो जाते हैं, किसी के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण के व्यक्ति हो जाते हैं, किसी के लिए कांग्रेस के वो हो जाते हैं, मतलब प्रवक्ता हो जाते हैं, और किसी के लिए अहिंसावादी हो जाते हैं जो राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं था और उसकी सारी बातें गलत सिद्ध हुई, आदि आदि। तो इस तरह से जो सेक्शनल रीडिंग है ये हमको बहुत परेशान करती है, और इन दिनों ये परेशानी ज़्यादा बढ़ी है। मैं बहुत संक्षेप में चीज़ों को तेजी के साथ आपके सामने रख रहा हूँ जिससे कि आप समझ सके कि गांधी पर सोचना अभी कितना कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। गांधी को पढ़ने के लिए मेरा पहला प्रस्ताव ये है कि आप ये समझें कि गांधी का प्रभाव इन 5 धाराओं के ऊपर है। ये ध्यान दीजिएगा। गांधी का एक वर्जन जिससे हमारा परिचय है वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन गांधी का प्रभाव और गांधी के साथ इंगेजमेंट जो है, जो कम्बैटिव है, वो कम्बैटिव वाले का भी बहुत गहरा रिश्ता है गांधी के साथ। गांधी के साथ उनका जो डायलॉग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस डायलॉग में मैं 2-3 जगह आपको बस छू करके निकल जाऊंगा। एक है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में जो बातचीत होती है उसमें जो प्रश्न करता है वो लेकिन रेवोल्यूशनरी व कॉम्बैटिव जो धारा है उसके लोग हैं, और गांधी का उत्तर तो उसमें है ही है। अब देखिए ये जो स्टाइल है, इस तरह से
एक क्वेश्चन पूछना और उसका उत्तर देना, ये स्टाइल शुरू किया था ज्योतिबा फूले ने। आपको याद होगा ज्योतिबा फूले ने इस तरह से प्रश्न रखे थे और फिर उसका उत्तर दिया था। तो ज्योतिबा फूले और गांधी जी दोनों ने एक स्टाइल को फॉलो किया। अब आगे बढ़िए, जो लोग कम्युनिस्ट धारा के थे, सोशलिस्ट धारा के लोग थे, उनके साथ गांधी का एंगेजमेंट बहुत गहरा है। आप ध्यान रखें कि एम.एन. रॉय ने गांधी का क्रिटिसिज्म किस तरह से किया है, आर.पी. दत्त ने किस तरह से किया है, फिलिप स्पैरेट ने किस तरह से किया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको हम लोग सोशलिस्ट धारा का कहते हैं, कम्युनिस्ट धारा का कहते हैं। तो इनके साथ गांधी का एक एंगेजमेंट है। अब हिंदू राष्ट्रवादी जो हैं उनके साथ गांधी का जो एंगेजमेंट है वो भी जबरदस्त है। आप अगर सावरकर के साथ गांधी के विचारों को आप रखिएगा तो आपको बहुत सारे ऐसे हिस्से मिलेंगे जहां ऐसा लगेगा कि गांधी को हिंदू राष्ट्रवादी लोग जो हैं वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और एक दूसरे के बीच में संवाद बंद हो जाता है। लेकिन ये जो विभिन्न प्रसंग है, मैं इसलिए चर्चा इसकी कर रहा हूं क्योंकि मैंने पाया है अपने अध्ययन में, एक लेखक हुए थे गुरुदत्त बोल के। गुरुदत्त, ये गुरुदत्त फिल्म वाले नहीं है, ये गुरुदत्त है एक हिंदी के लेखक जो हिंदी में सबसे लोकप्रिय लेखकों में से एक थे और उन्होंने इतिहास विषय पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं और अपने तरीके से नेशनल मूवमेंट की कहानी भी कहने की कोशिश की है हिंदू राष्ट्रवादी दर्शन के हिसाब से, भाई परमानंद के हिसाब से, कुछ हद तक सावरकर के हिसाब से, और उसके बाद हिंदू महासभा के हिसाब से, और बाद में कहीं कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दृष्टि से भी उन्होंने विचार किया है। और वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ उस यात्रा में थे जिस यात्रा में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए थे और वहीं उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनकी डेड बॉडी को लाने वाले जो थे उसमें गुरुदत्त भी थे। वो एक तरह से इनसाइडर थे जो हिंदू राष्ट्रवादी लोग हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और उन किताबों के आधार पर मैंने जो अध्ययन किया है उसमें मुझे लगा है कि इनके गांधी के साथ जो रिश्ते हैं वो बड़े अजीब किस्म के हैं, अद्भुत किस्म के हैं। वो उनको महात्मा मानते हैं लेकिन राजनेता के रूप में उनके जो फेलियर्स हैं उसको वो स्वीकार नहीं कर पाते। उनको लगता है कि गांधी इतने अच्छे आदमी हैं, महात्मा आदमी हैं कि वो मुसलमानों के चरित्र को ठीक से नहीं समझते हैं। इन लोगों की ये धारणा थी कि मुसलमान जो है सबसे पहले मुसलमान होता है, यानी उसका धर्म उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद उसकी राष्ट्रीयता होती है। गांधी तमाम चेष्टा करके भी उनको पहले राष्ट्रीय नहीं बना पाएंगे, ऐसा इन लोगों को लगता था। और बाद में जब भारत बंटवारे की बात आई तो उन लोगों को ये लगा कि गांधी ने अगर इस तरह से आंदोलन नहीं किया होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती, आज हम लोग इतने बुरे स्थिति में नहीं होते। ये तो एक बात है। अब मैं चलता हूं तेजी के साथ एम.एन. रॉय की तरफ। एम.एन. रॉय के बारे में भी आप लोग जानते हैं कि वो कम्युनिस्ट थे और उन्होंने गांधी के प्रति अपनी दृष्टि बनाई थी कि गांधी सामाजिक रूप से एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति है। वो अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन प्रतिक्रियावादी शक्ति के साथ ही वो रहेंगे और वो जो लिबरल धारा है, जो पढ़े लिखे लोगों की धारा है, एलीट लोगों की धारा है, उसके साथ ही अंततः रहेंगे। ये दृष्टि है हमारे एम.एन. रॉय की और ये दृष्टि जो है कई कारणों से हम लोगों के लिए ध्यानाकर्षण का कारण हो सकता है, क्योंकि ये बात वो अंत तक कहते रहे कि जो ये नेतागण हैं ये जनता के बीच में लोकप्रिय जरूर हैं, उनके पास लोक शक्ति जरूर है, लेकिन इस लोक शक्ति का उपयोग लिबरल लोग ही कर पाएंगे, उन्हीं के पक्ष में ये खड़े होंगे। और ये बात जो है हमको एक और विद्वान कहते हैं जिनका नाम, जो इतिहास के छात्र हैं उनको भली भांति पता होगा,
उनका नाम है एरिक हॉब्सबॉम। एरिक हॉब्सबॉम ने अपनी किताब में एक बहुत सुंदर एक वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में राजनीति की दो धाराएं थी, और इन दो धाराओं में एक धारा जो है वो पारंपरिक धारा है, जिसमें कि भारतीय भाषा, भारतीय धर्म, भारतीय दृष्टि, भारतीय अतीत, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और उसमें गोरक्षा का मामला जो है वो इम्पोर्टेंट है, धर्म का मामला इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने कहा, ये एरिक हॉब्सबॉम के शब्द हैं, उन्होंने कहा है कि दयानंद सरस्वती जैसे लोग, उन्होंने उनका नाम नहीं लिया है, उन्होंने तिलक का नाम लिया है, कि तिलक जैसे लोग जो थे वो बिल्कुल सही थे क्योंकि लोगों को जागृत करने में, लोगों को सामने रखने में, लोगों को राजनीति में लाने में तिलक की बड़ी भूमिका इसलिए भी होती है क्योंकि उन्होंने धर्म और धार्मिक सिंबल्स का इस्तेमाल किया। और इस अर्थ में गांधी भी उसी परंपरा के व्यक्ति हैं। यानी गांधी धार्मिक आधुनिक भारत के नहीं हैं, गांधी धार्मिक पारंपरिक भारत के राजनेता है, ऐसा उन्होंने कहा है। और दूसरी तरफ जो आधुनिक भारत के राजनेता गण हैं वो पैरेलली चलते हैं। तो ये जो पैरेललनेस है इसको उन्होंने भी सामने रखा है। अब गांधी की समस्या क्या हुई कि अब ये पारंपरिक शक्ति का उपयोग करके वो लोगों को राजनीति में ले आते हैं, लोक बल राजनीति का हिस्सा बन जाता है, लेकिन इस लोक बल से उत्पन्न जो एनर्जी होती है, जो 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 आग होती है, वो आग, उस आग का क्या करें, उसमें जो 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 चीजें उठ रही हैं उसका क्या किया जाए। तो हॉब्सबॉम का मत है कि हम लोगों को ये मानना चाहिए कि गांधी ने अंततः अंत में जाकर के जो उत्तराधिकार है वो पारंपरिक जो राजनीति की लाइन थी उसको नहीं दिया, उन्होंने आधुनिकतावादी के पक्ष में ही अपना वोट दे दिया, यानी अपने को उन्हीं के साथ अलाइन किया। और यही अलाइन करना गांधी का नेहरू के साथ, राजेंद्र प्रसाद के साथ, सरदार पटेल के साथ अलाइन करना उनको कांग्रेस का ही अंततः आदमी बना देता है। ये हॉब्सबॉम का मत है। लेकिन हमारे यहाँ एक व्यक्ति हुए हैं जिसकी चर्चा आप में से कुछ लोगों के पास होगी, आपकी जानकारी होगी, उनका नाम है कस्बे। कस्बे उस तरह के सिद्धहस्त इतिहासकार नहीं है, लेकिन कस्बे ना जी, राव साहब कस्बे, ये कस्बे, राव साहब कस्बे, हाँ, मेरे पास उनकी एक किताब है मेरे पास, जिसको मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ बहुत ध्यान से। मराठी राइटर है सर। जी सर, जी सर। ये किताब है गांधी, ये मराठी, हिंदी और अंग्रेजी तीनों में है, और ये बहुत मोटी किताब है, आप देख लीजिए, बहुत मोटी किताब है। तो इसको पढ़ते हुए मुझे बहुत सारे नए तथ्यों के बारे में पता चला। ये एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए उसमें मैंने एक दिलचस्प बात बताता चलूं, वरना आपको लगेगा कि भाई सब मैं गंभीर बात ही कर रहा हूं। उसमें एक दिलचस्प बात है। दिलचस्प बात ये है, हमारे मित्र पंकज जी हैं कि नहीं अभी? पंकज जी, हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ, बस कैमरा ऑफ किया है और क्योंकि कैमरा ऑफ करने पे फिर वो सिर्फ लगातार रहता है। मैं आपको बहुत गहराई से सुन रहा हूँ और सर मतलब महसूस, और लग रहा है बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन कभी करूंगा सर, आज नहीं, क्योंकि आपका समय दिया है। तो मेरा काम भी प्रश्न उठाना है। उसमें एक दिलचस्प बात वो कहते हैं कि गांधी और जिन्ना एक ही जाति के थे और दोनों बिल्कुल आसपास हैं। उसमें वो बताते हैं कि एक बार गांधी जी जाते हैं 1915 में हरिद्वार गंगा स्नान के लिए, वो कुंभ का उन्होंने जिक्र किया है 1915 में। तो जब वो नहा रहे होते हैं तो उनके बदन पर जनेऊ नहीं है, तो गांधी का इसको स्मरण होता है कि जनेऊ वो नहीं पहन सकते थे, हाँ? लेकिन जिना जनेऊ पहन सकते थे। वो भला कैसे?
कारण ये था कि दोनों की जाति वैश्य थी, दोनों ही वैश्य थे। और जिन्ना के जो ग्रैंडफादर थे, उनके जो दादाजी थे, वो लोहाना कास्ट के थे, लोहाना कास्ट के वैश्य थे। और गांधी जो थे वो मोद कास्ट के, ये उन्होंने जिक्र किया है कसबे साहब ने। तो मोद जो है वो जनेऊ नहीं पहन सकता था, लेकिन लोहाना कास्ट के जो वैश्य थे वो जनेऊ पहन सकते थे। तो अगर जिना होते उस वक्त स्नान कर रहे होते हरिद्वार में, तो जिना जनेऊ पहन के स्नान कर सकते थे। लेकिन इस बीच में एक घटना ये घट गई है कि जिना के दादाजी को एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया था, उनको धर्म से निकाल दिया गया था। तो इसलिए उन्होंने एक खोजा मुसलमान होते हैं, तो खोजा मुसलमान वो बन गए थे। यानी खोजा मुसलमान वो होते हैं जो हिंदू के बहुत नजदीक के हैं, उनके रिचुअल्स हिंदू वाले चलते हैं, और वो मुसलमान टेक्निकली हो जाते हैं। तो जिना की शादी का जो जिक्र है, आप उनकी बायोग्राफी में पढ़िएगा, वो सारे हिंदू रिचुअल्स हैं। यानी गांधी और जिना जो है वो सोशली बहुत आसपास के हैं, 30-35 किलोमीटर दूरी है उनके घरों के बीच की, और वो एक ही जाति के लोग हैं। और सिर्फ वो उनको चूंकि निकाल दिया गया था, इसलिए उन्होंने गुस्से में आके जो है खोजा धर्म स्वीकार कर लिया था। देखिए, ये दिलचस्प बात है। इस तरह की कई और चीजें मैं आपको बता सकता हूँ, कभी और मौका मिलेगा तो पता चलेगा कि इतिहास में जो हम लोग हिंदू मुसलमान और तमाम तरह की चीजें ये लोग हम लोग जो बना के रखे हुए हैं, उसके भीतर कितना बड़ा झोल है। और उसके लिए हम लोगों को गांधी के पाठ को बदलना पड़ेगा। मैंने सोचा था कि आज मैं आपके सामने कुछ किताबों का जिक्र करूंगा जिसका उपयोग आप कर सकते हैं। एक तो मैंने कर दिया है ये कस्बे का, और कस्बे का जिक्र मैंने इसलिए किया कि कस्बे ने एक बात कही है जो मूलतः पन्नालाल दासगुप्ता की बात है। पन्नालाल दासगुप्ता के बारे में आप जान लीजिए कि पन्नालाल दासगुप्ता कम्युनिस्ट पार्टी के आदमी थे और बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे, एक तरह से रेवोल्यूशनरी थे, लेकिन कालांतर में वो चल करके गांधीवादी बन जाते हैं। और बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी। पन्नालाल दासगुप्ता के बारे में चर्चा आप लोगों के बीच में नहीं हुई होगी, लेकिन वो बहुत बड़े आदमी थे। उन्होंने एक अद्भुत पुस्तक लिखी है, गांधी गवेषणा। नहीं, ये किताब जो है इसका नाम है रेवोल्यूशनरी गांधी। ये किताब जो है संयोग से अभी उपलब्ध हुई है, बहुत दिनों से बाहर थी रिप्रिंट के। ये पन्नालाल दासगुप्ता दिखलाते हैं रेवोल्यूशनरी गांधी। गांधी एक रेवोल्यूशनरी थे, ऐसा उन्होंने कहा है। और भी कई किताबें हैं, लेकिन कस्बे ने बहुत स्पष्टता से ये कहा है कि गांधी मूलतः जो है एक प्रोजेक्ट में ऐसे लगे हुए हैं जिसमें कि वो लिबरल के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, लेकिन भीतर में वो समाजवादी हैं। ये कस्बे का मामला है। और गांधी वो कस्बे कहते हैं कि जैसे हाउसबॉम ने कहा ना कि अंत में जाकर के गांधी जो है वो लिबरल के साथ खड़े हुए, आधुनिकतावादी के साथ खड़े हो गए, एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हो गए। कस्बे का कहना है कि गांधी के जीवन में ये मोड़ आता है 1945 में, जब उनके सामने ये मुश्किल हो गई कि जिस एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने खड़ा किया है, कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट को खड़ा किया है, जो शक्तिशाली हो गई है और अब सत्ता पाने की तरफ बढ़ रही है, वो उसके साथ जाएं कि समाजवादियों के साथ जाएं। तो उस वक्त कस्बे का कहना है कि गांधी जी का मन जो है, हृदय जा रहा है, बट रहा है। वो जयप्रकाश नारायण और लोहिया वगैरह के साथ जा भी रहे हैं, और वो अपने को पटेल, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद आदि से अपने को विलग नहीं कर पा रहे हैं। और इसी जगह पे, इसी अंतर्द्वंद के बीच में उनकी हत्या हो जाती है, जिसके बारे में लोगों को ये लगता है कि उनको रास्ते से हटा दिया गया। ऐसे मानने वाले भी लोग हैं। तो मैं हाउसबॉम का जिक्र कर रहा था, और मैं पन्नालाल दासगुप्ता का जिक्र कर रहा हूँ, और कस्बे का जिक्र कर रहा हूँ।
और इन सब चीजों के बीच में से जो बात बहुत हम लोगों को समझने की है कि गांधी के जो रूप हैं, गांधी के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि गांधी जी लेकिन अंग्रेजों के प्रति बहुत विश्वासी थे, और गांधी का जो पूरा राइज है उसमें लेकिन अंग्रेज परस्त लोगों की बड़ी भूमिका है। और भारत में जो जिसको हम लोग लिबरल कहते हैं, संविधानवादी कहते हैं, उन लोगों ने गांधी को अपना हीरो बनाया था, और गांधी के साथ तिलक के बहुत जबरदस्त मतभेद हैं। वो गोखले के आदमी माने गए थे, और जो भी उस समय के लोग थे उनमें गांधी के को लेके बहुत संशय था। मतलब एनी बेसेंट का उदाहरण ले सकते हैं, लाला लाजपत राय का उदाहरण ले सकते हैं, तिलक का तो था ही। तो गांधी के प्रति उस वक्त के जो जिन्ना के मन में भी बाद में आ ही गया, तो ये सारी बातें हैं जो गांधी के राइज में जो संविधानवादी लोग हैं उनके समर्थन का मामला महत्वपूर्ण बनाता है। गांधी को मोतीलाल नेहरू बैक कर रहे हैं, मालवीय कुछ कुछ कारणों से कर रहे हैं, और लाला लाजपत राय के मन में संदेह है, चित्तरंजन दास के मन में भी संदेह था, लेकिन वो गांधी की शक्ति से परिचित होने के बाद साइड हट गए। ये तमाम बातें हैं जिसके बारे में विस्तार से मुझे जाने का यहाँ समय नहीं है, लेकिन गांधी के राइज में अंग्रेजों और अंग्रेज परस्तों का भी एक रोल है, पूंजीपतियों का भी एक रोल है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुस्लिम नेतृत्व का भी उसमें योगदान है, ये सही है। और लेकिन बाद में गांधी को ये जो मेरे अपने गांधी हैं जिसके बारे में पंकज जी ने बोलने के लिए कहा है, मुझे लगता है कि गांधी जी का जो चरित्र है वो बदलता है। गांधी जी बेसिकली जितने भी लिबरल हों, जितने भी जो हों, लेकिन उनके भीतर जो उनका जो मूल भाव है वो लोक प्रेमी है, वो लोक शक्ति में विश्वास करता है, और एक जगह जाकर के गांधी आत्म विसर्जन करते हैं और लोक शक्ति के साथ ही अपने को जोड़ करके देखते हैं। तो मैं अपने छात्रों को कभी कभी एक फिल्म का उदाहरण देता हूँ, हालांकि उदाहरण बहुत सटीक नहीं है। एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना की, नमक हराम, जिसमें कि राजेश खन्ना को प्लांट किया जाता है कि वो जो है यूनियन की मजबूती को तोड़े और इनके लिए काम करे, जो पूंजीपति है अमिताभ बच्चन के पिता, उसके लिए काम करे। तो अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना दोनों दोस्त होते हैं, लेकिन जब उस गरीबी को वो देखता है और उस गरीबी में जीता है और उनके प्रति उसका जो ममत्व है, उसके प्रति जो उसका प्रेम है, वो इतना प्रबल हो जाता है कि वो अब उससे अलग नहीं हो सकता, और वो अपने मित्र को छोड़ देता है और मित्र को कहता है कि उनके दुखों में शामिल हो जाओ। अंत में राजेश खन्ना को मार दिया जाता है और अंत में गांधी को मार दिया जाता है। तो ये जो राजेश खन्ना के उस चरित्र का मरना है और ये जो गांधी का मरना है, एक नियति है। गांधी जिस लोक शक्ति की तरफ बढ़ गए थे, गांधी को बिरला जी अपना आदमी समझते थे, गांधी को भारतीय एलीट भी अपना ही आदमी समझते थे, अंग्रेज भी बहुत हद तक गांधी को अपना ही आदमी समझते थे 1942 तक, ऐसा मानने वाले भी हमारे देश में लोग हैं। लेकिन गांधी की जो अंतः प्रेरणा है, जो उसकी भीतर का जो असली गांधी है, जिसके कारण आज हम लोग गांधी के बारे में बात करते हुए इमोशनल होते हैं, वो इतना विराट है कि गांधी का जो एक रूप निकल के आता है, आप उसको क्रांति चेता कहिए, आप उसको महात्मा कहिए, जो हम लोग साधारणतः कहते हैं, या एक ऐसा व्यक्तित्व कहिए जो राजनीति से बहुत ऊपर है। वो ऐसी चीज को जगाने में सफल हो जा रहा है। भारत जैसे देश में आप कल्पना कीजिए कि 1920 के पहले जब गांधी जी आते हैं तो लोगों की चेतना का स्तर क्या था, और 20 से 42 के बीच में इस आदमी का क्या जादू था जिसने कि पूरे देश को इस तरह से जगा दिया। बड़े बड़े नेता थे, उनके पहले भी थे, लेकिन कोई क्या ये काम कर पाया, और अगर नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया। तो गांधी ने कुछ ऐसी चीजों को जगाया जरूर है, भले ही आप उनके प्रति उनके संदेह से भरे हुए हों, उनकी सीमा को समझते हों और तमाम तरह के तथ्य देकर के ये कह सकते हैं कि गांधी ने
ये नहीं किया होता, अगर ये कर दिया होता, आदि आदि कहते रहे। लेकिन मुझे इस बात का कोई उत्तर दे नहीं सकता कि सिर्फ और सिर्फ गांधी, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, कि सिर्फ और सिर्फ गांधी के पास ही वो शक्ति क्यों है कि वो चाहे तो पूरा देश आंदोलन के लिए तैयार हो सकता है, और किसी के पास ये शक्ति नहीं। ना सुभाष के पास शक्ति है, ना नेहरू के पास शक्ति है, ना सावरकर के पास शक्ति है, किसी के पास ये शक्ति नहीं है। तो ये जो विराट शक्ति गांधी को मिली हुई है, वो कहाँ से मिली हुई है और कैसे मिली? उस आदमी के लिए जिसके बारे में मैं कह चुका हूं कि 40 वर्ष की उम्र तक उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि उनको ऐसा बता सके कि उनमें कोई विराट शक्ति थी, कोई बहुत बड़ी महान चीज थी। और देखिए, उदाहरण भी बड़े दिलचस्प हैं। गांधी को हमेशा रस्किन, टॉलस्टॉय आदि से जोड़ा जाता है, हमेशा। वो जो चिट्ठी है, एक हिंदू को जो चिट्ठी लिखी गई थी, उस चिट्ठी को किसने लिखा था? टॉलस्टॉय ने लिखा था। और किसके लिए लिखा था? एक क्रांतिकारी हुए हैं हमारे देश में जो बाद में अमेरिका में बस गए थे, वो क्रांति पंथा थे, मतलब कॉम्बैटिव नेशनलिज्म के पक्ष के व्यक्ति थे। उनको उन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी ये समझाने के लिए कि पैसिव रेजिस्टेंस से कैसे मुकाबला हो सकता है। गांधी जी ने ये सूत्र वहीं से लिया है, और उस वो जो चिट्ठी थी, उस चिट्ठी को उन्होंने, गांधी ने, जो कि दास को लिखी गई चिट्ठी थी, उस चिट्ठी को गांधी ने उसके हजारों कॉपियां बनवा करके उसको वितरित किया, और उसके आधार पर लोगों के बीच में एक आंदोलन चलाने की कोशिश की। चिट्ठी गांधी को नहीं लिखी गई थी, गांधी ने उसके महत्व को समझा, और उसके बाद उन्होंने उस चिट्ठी के आधार पर एक रचना, मतलब एक तरह से एक आधार लिया कि पैसिव रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है। उन्होंने हिंदू स्वराज में जो एक बात कही गई है, हिंदू स्वराज में गांधी का एक वाक्य है जिसको बहुत उद्धृत किया जाता है, वो ये है कि हमारे देश के लोग अंग्रेजी शासन चाहते हैं अंग्रेजों को के बिना। ये वाक्य वहीं का है। हमारे देश के लोग अंग्रेजी शासन चाहते हैं अंग्रेजों के बिना, और ये 1909 का वाक्य है। इसमें गांधी टॉलस्टॉय की छाया ले रहे हैं, और टॉलस्टॉय का जो वो एक महत्वपूर्ण लेख है जिसके बारे में मैंने लिखा है, उस लेख में टॉलस्टॉय कहते हैं कि भारत को अंग्रेज अपने नियंत्रण में इसलिए रख पा रहा है क्योंकि भारत के लोग फौज में शामिल हो रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, और भारत के किसान उनको टैक्स दे रहे हैं। ये बात कह रहे हैं, गांधी नहीं कह रहे हैं, ये बात टॉलस्टॉय कह रहे हैं, 1909 में कह रहे हैं। तो गांधी का, टॉलस्टॉय का 1909 में ये रियलाइज कर लेना, दो रियलाइजेशन है। एक तो ये है कि अंग्रेज अपने कारण से नहीं है, अंग्रेज को यहाँ रखने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं वो लोग जो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं। और गांधी कह रहे हैं कि भारत में ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी शासन चाह रहे हैं अंग्रेजों के बिना। दोनों के बीच में अगर आप मिला लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भारत को अंग्रेजों से छीन करके भारतीय अंग्रेज अपने अधीन में शासन को करने का अभियान 1910 के बाद चालू कर रहे हैं। अभी बात थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, आप दूसरी तरह की बात सोचने लगेंगे, लेकिन कांग्रेस के भीतर ये तत्व जो है बड़ा प्रबल रहा है कि सरकार हमको बनानी है अंग्रेज को हटा करके, लेकिन क्रांति नहीं करेंगे। यानी कि बाकी जो संकल्प है, किसान मजदूरों का जो मामला है, उसको हम नहीं लाएंगे। लेकिन गांधी जो है, राजेश खन्ना की तरह उस तरह के व्यक्ति हैं जो जनता के बीच में जाके लोक शक्ति का जागरण कर रहे हैं, और लोक में गांधी की जो छवि है वो ये है कि लोग सोचते हैं कि गांधी हमारे आदमी है, कांग्रेस हमारी हो ना हो, गांधी हमारे आदमी है। इसलिए कांग्रेस के कहने पर, कांग्रेस के अध्यक्ष के कहने पर भारतीय जनता नहीं जगती है। भारत के किसी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कॉल नहीं किया है नेशनल मूवमेंट का। नेशनल मूवमेंट के जो 3 कॉल हुए हैं वो तीनों कॉल गांधी जी के कॉल हैं। जो अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इतनी, मतलब जो अध्यक्ष होते थे, उनकी इतनी
इतनी हैसियत नहीं थी कि वो कोई आंदोलन शुरू कर सके। आंदोलन शुरू करना गांधी के हाथ में था। तो ये जो लोक शक्ति गांधी के पास है, इस गांधी में रेवोल्यूशन था या कि कॉम्प्रोमाइज था, ये डिबेट का विषय बना हुआ है। और चूंकि गांधी हट गए बीच में से, उनको हटा दिया गया या उनकी मृत्यु हो गई, उनको मार दिया गया, इसलिए इसका उत्तर गांधी जी अब नहीं दे सकेंगे। गांधी जी अगर बड़े होते, मतलब और जीवित होते, तो वो सोशलिस्टों के साथ क्या व्यवहार करते, सोशलिस्टों के पक्ष में होते कि नहीं होते, ये बात स्पेकुलेशन की है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो इतिहास के छात्र हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गांधी की जो विरासत है उसमें एक रेवोल्यूशनरी गांधी जैसा कॉन्सेप्ट हो सकता है या नहीं, मैं आपके सामने प्रस्तावित रखता हूं। दूसरा है जो मैंने कस्बे का जिक्र किया, कस्बे का जो है वो है, उसका टाइटल देखिएगा, ए डिफीटेड पॉलिटिशियन। राजनीतिक रूप से गांधी डिफीटेड थे, एंड ए विक्टोरियस महात्मा। ध्यान दीजिएगा, ए डिफीटेड पॉलिटिशियन एंड विक्टोरियस महात्मा। और ध्यान दीजिएगा कि इस किताब में इस बात का बार बार जिक्र किया गया है कि गांधी। सर प्लीज शो द बुक प्लीज। दिख रहा है? ये हिंदी में भी है और मराठी में भी है। क्या नाम है सर इसका? सर ऑथर्स नेम्स राव साहेब कस्बे। संजय जी ने बताया था नाम, राव साहब कस्बे, है ना सर? हाँ सर। हाँ, राव साहब मराठी राइटर। मराठी राइटर, और ये बड़े दिलचस्प राइटर हैं। इन्होंने सावरकर पर भी बहुत बढ़िया किताब लिखी है, बहुत अच्छी किताब लिखी है। यस सर, सावरकर अम्बेडकर के ऊपर भी लिखा है सर। हाँ, सावरकर को बड़ी फटकार लगाई है और बड़ी फटकार लगाई है। और उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक वाक्य लिखा जो मुझे याद आ रहा है आपकी बात को सुनते हुए। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता ने क्यों सावरकर को दुत्कार दिया, ये दुत्कार शब्द का प्रयोग किया, और गांधी को अपना लिया, इस पर विचार करना चाहिए। खैर, वो अलग कहानी है। अच्छा, तीसरी बात है, एक किताब आप जरूर पढ़िएगा जो मुझे बहुत ही बेजोड़ किताब लगती है, और ये है महात्मा एंड द पोएट। सब्यसाची भट्टाचार्य की किताब है महात्मा एंड द पोएट। ये अद्भुत किताब है। इस किताब में 1915 से 1941 के बीच में गांधी और टैगोर के बीच में जो संवाद, एक प्रश्न हमारा है, आप मेरी पुस्तक देखे हैं कि नहीं? कौन बोल रहे हैं सर? कन्हैया त्रिपाठी। कन्हैया जी, सॉरी सर, मैं नहीं देख पाया हूं अभी तो, अभी तक मैं, लेकिन देखूंगा, देखना चाहूंगा। बहुत बात हो गई सर। कन्हैया जी, आप आई एम सॉरी, मुझे देखना चाहिए था आपकी किताब को। कन्हैया त्रिपाठी, सॉरी नहीं सर, एक्चुअली नहीं आया होगा ध्यान में। मेरी किताब हिंद स्वराज पर 3 किताबें आई थी। अच्छा, नाम सुना हुआ है आपका। हाँ, आप सुन रहे हैं तो मैं सजग होकर बोलता थोड़ा सा, लेकिन हिंद स्वराज शताब्दी विमर्श वाणी प्रकाशन से आई थी। अच्छा। और हिंद स्वराज अहिंसक क्रांति का दस्तावेज समकालीन से आई थी। तीनों किताब देखूंगा सर, पक्का। मैं और एक किताब और आई थी, हिंद स्वराज चार्टर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन, ये अकादमिक एक्सीलेंस से आई थी। जी, मुझे थैंक यू वेरी मच सर, आप सुन रहे हैं, और मैं तीनों किताब देखूंगा। तो इन तीनों किताबों को भी जोड़ लिया जाए मित्रों, हम लोग इनके साथ भी संवाद करेंगे। तो सब्यसाची भट्टाचार्य वाली किताब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी के साथ जो टैगोर का जो बहुत अच्छी किताब है, इसको आप जरूर देखिएगा। और मैं आपको थोड़ा कंट्रोवर्शियल 2-3 किताबों का जिक्र करूंगा। गांधी की हत्या को लेकर के एक किताब छपी है, द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। वो सलाद, रुद्र से फ्रूट सलाद। प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट करिए मैम, सीमा रानी मैम, प्लीज म्यूट। हाँ जी सर, सॉरी सर, प्लीज म्यूट करिए। हाँ, ये किताब है, देख लीजिए, द असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, ट्रायल एंड वर्डिक्ट 1948 एंड 49। ये किताब
जो भी गांधी के बारे में इंटरेस्टेड है उनको पढ़नी चाहिए। इसमें कई बातें हैं। ये जो ट्रायल हुआ है, ट्रायल में किसने क्या कहा, सावरकर ने अपना बचाव कैसे किया, अन्य लोगों ने क्या आरोप लगाए इत्यादि पर, इसमें बहुत बढ़िया मटेरियल है। पता नहीं लोगों का ध्यान इस पे क्यों नहीं गया। इसके लेखक कौन है, लेखक बता दीजिए सर। नहीं, इसके लेखक नहीं, इसको छापा है हिंदू ने। इसको जो है ये कंपाइलेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, और इसको जो है ट्रायल एंड वर्डिक्ट ये जो है ये छापा है। इसकी एक लिमिटेड कॉपी छपी थी, और ये इसमें जो है आपको अद्भुत किस्म के नई चीजें मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिली मुझे। जिसमें कि जब ट्रायल हो रहा है तो उनके ऊपर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं, फिर उसका वो कैसे बचाव कर रहे हैं, तो वो एक नया किस्म का मटेरियल है, वो आपको देखना चाहिए। इसमें सर जेम्स डगलस का ने लिखा था, वो गांधी मार्ग में आया है सर, वो आपने शायद पढ़ा होगा, गांधी की ही इसको लेके जो ट्रायल और जो हुआ था ना, तो उसको लेके उन्होंने बताया था। उसमें तुलना की थी 3 लोगों से, जॉन एफ कैनेडी, अब्राहम लिंकन और गांधी की जो हत्या हुई 3 अलग अलग जगहों पे हुई, मतलब अलग अलग कालखंड में हुई, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये उसमें बताने का यही प्रयास किया था कि वो शक्तियां कौन थी, तो कुछ इस प्रकार की जी। हाँ, लेकिन ये जो है ना, ये उस तरह का कोई प्रयास नहीं। इसमें क्या पूछा गया है और उसने क्या उत्तर दिया है, इसलिए ये जो है ये एक तरह से वैल्यू लोडेड नहीं है। ये अपने तरीके का एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको पढ़ने मात्र से पता चल जाएगा कि गांधी हत्या का मामला जो है वो उसमें कितने तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये मैं कहना चाह रहा था। और इस पर लोगों का जो ध्यान नहीं जाता, इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं, आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था। और एक और किताब है जो वी रामामूर्ति की किताब है, वो भी उन्होंने हिंदू से निकाल करके दी थी कि महात्मा गांधी द लास्ट 200 डेज, महात्मा गांधी द लास्ट 200 डेज। गांधी जी जो कहते थे, जो बोलते थे, उसके ऊपर ये अंतिम 200 दिनों में, वो जो कस्बे ने कहा है ना कि गांधी जी शिफ्ट करना चाहते थे समाजवाद की तरफ, जो कस्बे का आर्गुमेंट है, जो हाउसबॉम्ब के आर्गुमेंट से बिल्कुल अलग है। हाउसबॉम्ब कह रहे हैं कि गांधी जी अंततः मॉडर्न के ही आदमी हैं, और ये कस्बे कह रहे हैं कि नहीं, वो सोशलिज्म की तरफ जाना चाहते हैं। तो इस पर ये जो है 200 पेज वाली जो 200 दिनों की कहानी जो है, जो लिखी है वी रामामूर्ति ने, ये आप देख सकते हैं। और मेरा एक इटर्नल फेवरेट है माई गांधी, नारायण देसाई। ये तो आप जरूर पढ़िएगा, बहुत प्यारी सी किताब है, छोटी सी किताब है नारायण देसाई की, क्योंकि उनका ये मानना था कि गांधी जो है, जो गांधी के को इतिहास में नहीं रखा जा सकता, गांधी की गाथा हो सकती है। ये अद्भुत किस्म का एक वाक्य है जो मुझे बहुत प्रेरित करता है कि हमारे महापुरुषों ने कैसे चीजों को देखा है। जल्दी जल्दी में, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, एक किताब है जो इतिहास में ज्यादा रुचि लेते हैं, ऑक्सफोर्ड पेपरबैक का है, ए रघुराम राजू की किताब है गांधी एट 150, डिबेटिंग गांधी। इसमें पक्ष विपक्ष दोनों के बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं। तो ये ए रघुराम राजू की किताब आप देख सकते हैं, ये आपके काम की किताब है, और इस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे। एक किताब का और भी जिक्र कर दूं, ये डेथ एंड आफ्टर लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किताब है मकरंद परांजपे की। ये बहुत उच्च कोटि की पुस्तक तो नहीं है, लेकिन इसमें गांधी के करिश्मा को समझने के लिए 2-3 नए प्रकार के सूत्र हैं। इस कहानी को वो ले आते हैं लगे रहो मुन्ना भाई तक, और गांधी की जो छवि है, उस छवि का कैसे जो है एक पुनर्निर्माण जो है उनके आफ्टर लाइफ में सहायक सिद्ध हो सकता है समझने में, वो बताते हैं। और परांजपे एक बात कहते हैं कि महात्मा वो होता है जिसका लाइफ डेथ के बाद उसके लाइफ से बड़ा हो जाए। तो महात्मा उसे कहना चाहिए जो मृत्यु के बाद अपने जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। उस अर्थ में अंबेडकर भी महात्मा सिद्ध हुए हैं,
जो व्यक्ति अपने जीवन से काल से अधिक महत्वपूर्ण अपने जीवनोपरांत हो जाए उसको महात्मा कहा जाना चाहिए, कहा जाता है, ऐसा उन्होंने परांजपे जी ने लिखा है। तो मैं मूल रूप से जिन चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो ये है कि गांधी पर जो बहस है उसको सीमित मत होने दीजिए। गांधी पर जो बहस है, गांधी के ऊपर बात करना अपने समय पर बात करना भी है, अपने ऊपर बात करना है, अपनी चिंताओं, अपने इतिहास ज्ञान के ऊपर बात करना है। गांधी एक व्यक्ति रूप में अपने तरीके से उनका स्टडी किया जाना चाहिए, लेकिन गांधी एक मेटाफर में भी तब्दील हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। गांधी की जो उपलब्धियां हैं वो सिर्फ गांधी के जीवन में नहीं तलाशी जानी चाहिए, गांधी के आफ्टर लाइफ में भी जो गांधी हैं वो भी गांधी के स्टडी का हिस्सा होना चाहिए। आज भी गांधी जिस रूप में जीवित हैं कोट अनकोट, और उस जीवित होने में ध्यान रखिएगा कि हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि ही वॉज अ फेल्ड पॉलिटिशियन एंड ही वॉज अ वेरी प्राउड मैन दैट ही फेल्ड एज ए पॉलिटिशियन। जब उनको ये कहा जाता है कि फेल्ड पॉलिटिशियन, तो ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट दैट ही फेल्ड एज ए पॉलिटिशियन, बिकॉज ए महात्मा कैन नेवर बी ए सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। सो द महात्मा गांधी और द फेल्ड पॉलिटिशियन महात्मा गांधी, इसके बीच में गांधी जी को इस बात का बहुत खुशी होती थी कि वो फेल्ड पॉलिटिशियन के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन गांधी में एक, जो मैं आफ्टर लाइफ की बात कर रहा हूँ, मैं गांधी का बड़ा क्रिटिक हूँ, गांधी की पॉलिटिकल उसका। मेरी पूरी किताब आपको इस रूप में मिलेगी। उन्होंने कितनी सारी गलतियां की, खिलाफत मूवमेंट के समय गलतियां की, उन्होंने ये गलती की, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को नहीं समझा, सचिंद्रनाथ सान्याल की बातों का ठीक से उत्तर नहीं दिया, आपके जो निर्मल कुमार बोस की चिट्ठी का ठीक से उत्तर नहीं दिया, 1942 को ठीक से नहीं समझा, सुभाष चंद्र बोस के साथ अन्याय किया, तब लिखता हूँ। लेकिन बावजूद इसके मैं समझता हूँ कि गांधी से बड़ा कोई व्यक्ति इस देश में हुआ ही नहीं है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि गांधी के बहुत बड़े क्रिटिक हुए हैं जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन। आप जानते हैं राहुल सांकृत्यायन के बारे में कि राहुल जी बुद्ध को बहुत बड़ा मानते थे, वो बौद्ध थे और बौद्ध दर्शन का बड़ा ज्ञान था उनको। ये राहुल ने खुद लिखा है तमाम क्रिटिसिज्म के बावजूद गांधी के बारे में कि वो गांधी को बुद्ध से भी बड़ा मानते हैं। ये बड़ी चमत्कृत कर देने वाली बातें हैं कि इतने बड़े क्रिटिक जो हैं राहुल सांकृत्यायन गांधी के, वो कहते हैं कि गांधी बुद्ध से भी बड़े आदमी हैं। अब लीजिए सर, किस किताब में है ये उदाहरण, किसमें आया है? मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको मैंने इसका जिक्र किया है कहीं पे। मैंने एक लेख मैंने लिखा था सागर विश्वविद्यालय के पत्रिका में, जो हमारे हाँ सर, वो मेरे इसमें आया था सर, उसका संपादन मैंने किया था और हाँ। उसमें आपने लेख दिया है, गांधी से संवाद था वो, सनातन गांधी से संवाद, और उसमें आपने लेख दिया है और वो है मेरे पास, मध्य भारती के 77वें अंक में पब्लिश हुआ था वो। जी 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 हाँ, तो वो उसमें भी जिक्र थोड़ा कर सकते हैं। और एक राहुल पर मैंने लिखा था, उसमें भी मैंने इसका किया है कि उन्होंने वो बुद्ध से भी बड़े कहते हैं। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ, अब देखिए, अब इसको आप हर बात को, कोट को एकदम उनका फाइनल वर्जन नहीं मानना चाहिए। कई बातें होती हैं बोलने में, आदमी कई बार अतिरेकी वक्तव्य भी देता है, लेकिन कुल मिलाकर गांधी का महत्व जो है वो गांधी के जीवन से ही सिर्फ जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा ये मैं कहना चाहता हूं कि गांधी ने जिन संभावनाओं को जगाया है, जिन बातों की तरफ वो गए हैं जाने अनजाने, कभी कभी मुझे लगता है कि गांधी अंतः प्रेरणा से भी कभी कभी ऐसी दिशाओं में गए हैं जो गांधी के सचेत मन में शायद ना भी रहा हो। और इसका आभास मुझे मिलता है जब मैं साहित्य की तरफ जाता हूँ। सत्यनाथ भादुड़ी के साहित्य में मुझे मिला इस तरह का संकेत, फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल में उसका बहुत गहरा संकेत है, और भी बहुत सारी किताबें हैं जहां गांधी सशरीर उपस्थित नहीं है, गांधी एक 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 प्रतीक के रूप में उपस्थित है।
तो गांधी के विश्लेषण में सशरीर सजीव तथ्यों के साथ उपस्थित गांधी का एक इतिहास है और गांधी की एक अलग आफ्टर लाइफ है, एक गाथा है। तो इन दोनों के बीच में से हम लोगों को निकलना है इस रूप में जिससे कि हम लोग शक्ति का जो स्वीकार है गांधी में, भीड़ में जो सबसे पीछे खड़ा है उसके प्रति जो चिंता है, जो एक तरह की भावकुलता है कि हम उसके साथ जुड़े, उसके साथ खड़े हों, ये जो चेष्टा है, ये जो चिंतन है, ये सिर्फ और सिर्फ तथ्य का विषय नहीं है, यह एक प्रेरणा का भी विषय है। इसलिए गांधी की उपस्थिति जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण सिर्फ इसलिए नहीं है कि राजनीतिक रूप से उन्होंने सबल बनाया, हमको आज़ादी दिलवाने मदद की, लोक जागरण किया, बल्कि इसलिए भी है कि उन्होंने लोक शक्ति की शक्ति को पहचाना और मोर इम्पोर्टेंटली लोग आज भी गांधी को इसी रूप में याद करते हैं, अपने अपने तरीके से याद करते हैं। इतिहासकार भले ही उनका मूल्यांकन करता हो, आम आदमी गांधी का मूल्यांकन नहीं करता, उसको हृदयंगम करने की किए हुए हैं। तो ये जो मूल्यांकन करना और हृदयंगम करना, इसके बीच का जो अंतर है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो गांधी के बारे में हमारी बातों में कुछ नई बात जुड़ सकती है। हम गांधी के सहारे, गांधी के नाम पर कुछ और बेहतर चीजें ला सकते हैं अपनी सोच में, अपने विचार में और अपनी अंतः प्रेरणा में। बस इसी पर मैंने अपना ठीक समय पर अपनी बात समाप्त कर दी। पंकज जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आपने मौका दिया। हमारे 65 अन्य मित्र भी यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सबके साथ साझा करने के लिए। लेकिन मैंने बहुत सूत्र रूप में बातें कही हैं, मेरे पास इन विषयों पर विस्तार में जाने की काफी कुछ गुंजाइश थी। फिर कभी मौका मिलेगा तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग। सर, आपने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, ये बड़ी बात है सर कि आप मतलब इतने सहज हैं। कल शाम को मैं बहुत पता नहीं सर बहुत थका हुआ था, दिन भर मतलब सेशन चले थे और उसके बाद आपसे जब बात हुई और मैं बहुत इसमें था कि आप मेरे निवेदन को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है कि सर मेरा अनुभव रहा है सर बहुत सारे बड़े वक्ताओं के साथ कि कई बार उन्होंने कह दिया कि भाई जब कुछ उसका मॉनेटरी कोई बेनिफिट नहीं है तो फिर मैं क्यों जुड़ूं। लेकिन आपने ये एक मतलब मेरे उस लकीर को तोड़ा। मैंने कल पार्टिसिपेंट से भी कहा था कि देखना है कल सेल्फ प्रोफेशनल होते हैं कि मतलब या कुछ ऐसा। तो वास्तव में आपने प्रूव किया कि, और आपने बहुत सारे स्टेटमेंट जो दिया ना सर, गांधी से बड़ा व्यक्ति इस देश में हुआ ही नहीं है। तो मुझे लगता है ठीक वैसा ही कुछ राहुल सांकृत्यायन ने भी कहा होगा कि बुद्ध से भी बड़े हो जाते हैं। ये बात सर मैंने 2-3 लोगों से सुना, अब उनका नाम अभी एकदम से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ तो यूरोपियन ही थे और उनका ये कहना था कि ईसा मसीह के बाद और बुद्ध के बाद गांधी दूसरे ऐसे बड़े आदमी, मतलब तो गांधी को उस श्रेणी में रखा जाता है। और सर मेरा एक अपना मतलब मैं इसको अपना मतलब जब मैं चूंकि गांधी पढ़ाता हूँ अपने क्लासेस में, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गांधी कई जगहों पे बुद्ध की उन सीमाओं को तोड़कर आगे निकल जाते हैं। बुद्ध ने उसको व्यवहार और संगम और क्या संघ में और इसमें शामिल किया, उन चीजों में रखे। गांधी उसको मतलब दलितों में, मजदूरों में, महिलाओं में, गरीबों में, मतलब वो उन सारी सीमाओं को गांधी तोड़ के ले जाते हैं। और शायद बुद्ध और गांधी में एक बड़ा अंतर यह है कि गांधी जो है वो वैसी ही जीवन शैली अपना रहे हैं जैसे एक आम आदमी है। तो सर कई चीजें ऐसी हैं जो, और गांधी का सर आपने सही कहा कि आम आदमी जो है गांधी का मूल्यांकन नहीं करता, उसको हृदयगम करता है। ये बहुत शब्द बड़ा कठिन है बोलने में भी मुझे तो तक में, लेकिन हाँ, लेकिन आपके शब्द बड़े अच्छे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इतिहासकार कम है, मतलब साहित्यकार ज्यादा लगते हैं मुझे। तो ये मंच थोड़ी देर के लिए मैं खोल रहा हूँ सर कि कुछ साथियों के प्रश्न होंगे जी। हाँ सर आपने रिवोल्यूशनरी गांधी का यहाँ पे नाम उल्लेख किया, और दूसरा पहले आपने महात्मा फुले जी का जिक्र किया। महात्मा फुले जी ने सत्सार में ब्राह्मण और शूद्र का एक डायलॉग क्वेश्चन और आंसर के रूप में दिया है, तो ये बहुत अच्छा लगा सर। और दूसरा हिंद स्वराज में जो वाचक और संपादक
एडिटोरियल और रीडर का जो एक हिंद स्वराज में दिया है, मीन्स फुले, महात्मा फुले का सत्सार और हिंद स्वराज में जो डायलॉग ग्रुप में मीन्स दोनों व्यवस्था के बारे में सोच रहे हैं और व्यवस्था को हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ी बात इसमें है सर, एक बोलना था। और दूसरा, राव साहब कस्बे जी का आपने यहाँ पे, मेरे पास भी इधर किताब है हमारे कलेक्शन में, कस्बे जी का आपने यहाँ पे एक अच्छा उदाहरण दिया। राव साहब कस्बे पहले अंबेडकर के ऊपर उन्होंने शुरुआत की और दलित चळवळ मूवमेंट के वो रिलेटेड थे, लेकिन बाद में सावरकर के ऊपर लिखने लगे और बाद में गांधी जी के ऊपर भी वो लिखने लगे। उनके ऊपर बहुत सारी टिकाई भी हुई, लेकिन कस्बे जी का हिस्टोरिकल जो पर्सपेक्टिव है, एक एनालिसिस है और इंटरप्रिटेशन है, वो बहुत बढ़िया सर। तो ऐसे ये दोनों फैक्ट है वो बहुत अच्छा यहाँ पे जिक्र हुआ सर। थैंक यू। सर, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाह रहा था। जब आप बता रहे थे कि महात्मा फुले का जो गुलामगिरी है, शायद उसमें उन्होंने उस प्रकार का जो किया है, तो गांधी, लेकिन इसके पहले गीता पढ़ते हैं सर। गीता में जिस प्रकार से कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, तो मुझे देखते हैं हम भारतीय परंपरा में ये रहा है, मतलब प्रश्न और उसका उत्तर खुद से देना, और ये वाले जो संवाद शैली है। तो गांधी कहीं मैं तो गुलामगिरी का तो मुझे नहीं दिखता, क्योंकि गांधी ने हर जगह वो बताया है कि मैंने कहाँ से लिए। गांधी इस मामले में सर बड़े एकेडमिक ईमानदारी बताते हैं, प्लेगरिज्म से बचते हैं कि इन्होंने कहीं से जो विचार लिए हैं तो बता देते हैं कि मैंने टॉलस्टॉय से लिया है, थॉरो से लिया है और भगवत गीता से लिया है, जहां से लिया है तो वो बात को बताते हैं। तो मुझे लगता है कि गांधी रिसर्चर नहीं थे, लेकिन बड़े अच्छे, मतलब ये मतलब वो क्या कहते हैं, साइटेशन वो पूरा प्रॉपर देते हैं कि हाँ मैंने कौन सी बात कहाँ से ली है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छा करते थे सर। सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी का उनका बापू कुटी छोटा है, लेकिन उनका सेक्रेटरी का ऑफिस बहुत बड़ा है। उनका सेक्रेटरी का ऑफिस बहुत बड़ा है, तो ये भी एक गांधी जी को सीखना चाहिए। ये कौन बोल रहा है सज्जन, ये भी जो बोल रहे हैं, क्या नाम? भागवत वाघ है सर, ये भागवत वाघ है औरंगाबाद से जी। हाँ। मैं डिपार्टमेंट ऑफ गांधी स्टडीज में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर सर ये बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। मैं औरंगाबाद गया था, 2 दिन इनके साथ रहा। मैं भी आता हूँ औरंगाबाद, फिर मैं सर इनसे आप जब मिलेंगे तो लगता है कि इंसाइक्लोपीडिया है गांधी के, और मेरी रुचि इनसे बढ़ जाती है। और ये बहुत अच्छे मित्र हैं सर। ये रिफ्रेशर कोर्स नहीं कर रहे होते तो मैं इनको एक वक्ता के रूप में बुलाता, क्योंकि इनके पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं और जितने वो मतलब प्राइमरी सोर्स की बात करते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। क्या बात है, बहुत अच्छा, थैंक यू। जी कुछ कहना चाह रहे, संजय चौधरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी। संजय सर माइक ऑफ आ रही है सर, माइक ऑन कर। हेलो, हाँ सर, हेलो जी सर, आवाज। गांधी एक धारा के व्यक्ति नहीं थे। इसी एक ही लाइन में सर जी ने गांधी के महात्मा का रूप अपने सामने रखा। मेरा कोई प्रश्न नहीं है सर, मगर मैं एक मेरी बात जोड़ना चाहता हूँ। मैं बचपन से गांधी का बहुत फैन रहा हूँ, और मैंने 1990 में हमारे गांव के सब युवाओं को जोड़कर गांधी युवा मंच की स्थापना की थी सर। और इससे हमारा जो गांव है वो व्यसन मुक्त करने का जो प्रयास किया वो इतना सक्सेसफुल रहा कि 10 बरस 1990 से 2000 तक हमारे गांव में कोई बीड़ी, सिगारेट, गुटखा, दारू वो गांव में बिका नहीं जाता सर। ये गांधी के सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर ये सक्सेस हमने पाया था सर। इतना ही जोड़ना था, थैंक यू। इसमें एक मेरा था, मैं आपको जब आप बोल रहे थे तो मैं माई कैमरा ऑफ रखा था, मैं लिख रहा था, तो उसमें आपने बोला पन्नालाल गुप्ता जी ने जो कहा ना गांधी को कि क्रांति चेता या क्रांति पंथा, ये थोड़ा सा शब्द बता दीजिए, क्या था ये? क्रांति चेता कहा था या आपने क्रांति पंथा? तो मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाया, हालांकि रिकॉर्डिंग में फिर से जाके मैं सुनूंगा। नहीं, मैंने अंग्रेजी वाली किताब पढ़ी है उनकी। सर ने रेवोल्यूशनरी गांधी कहा था सर। नहीं, रेवोल्यूशनरी गांधी कहा था, एक शब्द कहीं और, मतलब मुझे लगता है मैं सुनने में कुछ गलत हुआ कि वो राजनीति से ऊपर है गांधी, और उनको क्रांति पंथा या क्रांति चेता, ऐसा कुछ शब्द कुछ यूज किया सर आपने।
हाँ हाँ जी। हाँ, सर नमस्कार। सर इस किताब को कहाँ मिल जाता? मैं चाह रहा था, मैं मित्रों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा था। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? दूसरी बात, नहीं सर, वो आपने एक उदाहरण दिया कि एक पत्र आया था किसी क्रांतिकारी का, जो जिसको भेजा जाना चाहिए था उसको नहीं मिला, गांधी को मिल गया, ऐसा कुछ था हाँ आपने कहा। दास था वो, एक दास थे वो हाँ दास के पास चिट्ठी गई थी, लेटर टू ए हिंदू, लेटर अच्छा, टू पन्नालाल लेटर दास गुप्ता बोले थे क्या सर? पन्नालाल दास। नहीं। पन्नालाल दास गुप्ता नाम है उनका मेरे साथ। हाँ, ये किताब ट्रांसलेटेड हुई है केवी सुब्रमण्यन। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका लिंक भी भेज दूंगा आपको, ये आप शायद ना देख पा रहे हो। हाँ, जी 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 सर, जी इसके सर। रेवोल्यूशनरी गांधी, मैं इस किताब को पढ़ के मुग्ध हो गया, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ बातें हैं जो जोड़ती हैं चीजों को, मतलब बहुत सारी चीजों को मिलाने की कोशिश करती हैं। और मैं एक अभी जो मित्र बोल रहे थे हमारे हिसाब से, ये संजय चौधरी जी जो बोल रहे थे, तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि गांधी का एक गहरा रूप जो है वो बड़ा परेशान करने वाला है। गांधी की व्याप्ति जो है वो इतनी गहरी है कि हर इन जो 5 धाराओं में की चर्चा मैंने की, उसमें गांधी की व्याप्ति है, ये मैं कहना चाहता था। तो ये बात पकड़ ली आपने तो फिर मेरा काम हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू। सर साथियों, और कोई प्रश्न हो, क्योंकि सर का हमने बहुत समय ले लिया है, तो मैं यह धृष्टता नहीं करूंगा कि सर से का और परेशान करें हम लोग का सिलसिला जारी रहेगा। ये तो अभी तो ये क्या है, अंगड़ाई है। और पढ़ाई है। अंगड़ाई है, तो हम लोग मिलते रहेंगे। ऐसे रखते हैं सर नमस्कार। तो कहकर रह नहीं जाता कि आप बोलते समय जो दिखते हैं उसमें जो आपकी स्माइल रहती है वो बहुत बेहतर है सर। थैंक यू सर। स्माइल दिखती है ना, ये पंकज जी का चेहरा मैं देख रहा था, तो स्वाभाविक है कि स्माइल जो है वो अच्छी होगी। और एक गाना सुनते हुए मैं भी आया था, ये शाम मस्तानी, तो उसके बाद से मेरा मूड अच्छा हो गया। मेरी शाम मस्तानी, तो अब मेरी ये सुबह भी है मस्तानी हो गई है। अब आप लोगों से मिलके और मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। आगे बात करते रहेंगे सर। जी सर, बहुत सर, मैं बस एक ऑफिशियल, हाँ जी सर, मुझे कहना था। हाँ जी, कहिए किताब का जिक्र किया है, मैं कुछ कह सकता हूँ 1 मिनट के लिए? हाँ कहिए प्लीज। हाँ सर ने एक किताब का जिक्र किया था, गांधी एवं नेहरू की छाया में भारत, गुरुदत्त साहब की किताब। जी। तो मुझे बहुत पुरानी बात याद आ गई। आज से करीब 20-22 बरस पहले, बल्कि और ज्यादा 25 बरस पहले, हमारे चाचा हैं, वकील साहब हैं वो, उन्होंने मुझे ये अपने जन्मदिन पर किताब गिफ्ट की थी, और ये मेरे पास अभी भी रखी है, और मैं उसे अब दोबारा पढ़ूंगा एक नई दृष्टि से। थैंक यू सर। थैंक यू। यही तो मौका होता है जब हम लोग पुरानी चीजों को याद कर सकते हैं। सर मतलब मैं क्या कहूँ, आपसे मिलता हूँ तो लगता है कि बस सुनते ही चला जाऊं और बात होती ही चली जाए, लेकिन सब चीज की एक मर्यादा है। और मैं बहुत आभारी हूँ आपका कि जो आप मेरे निवेदन पर तीसरी बार आए, और इस बार कुछ विशेष है क्योंकि आपने सबके दिलों को छू लिया। मतलब क्योंकि कल हमारे मन में संशय था कि आप आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि ये सेशन मैंने खाली रखा था कि या तो आप नहीं आएंगे तो मैं पार्टिसिपेंट से डिस्कशन करूंगा, बात करूंगा, और यदि आएंगे तो ये सेशन आपका होगा। तो खैर सर, आपने मेरे सेशन, मतलब पूरे प्रोग्राम को, पूरे 12-15 दिन का जो हमारा प्रोग्राम था उसको आपने मतलब एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और मैं पता नहीं, गांधी पे जब तक बात नहीं होती तब तक मन दिल है कि मानता नहीं, तो आपने करके वो तो आपने वो बात कर दी सर। और देखिए, आप बड़ा, मतलब आपके साथ, मतलब मैं सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि आलोचना कर रहे हैं कि समर्थन में आप गांधी को स्टैब्लिश कर रहे हैं, दोनों बातें हो रही हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब, और ये ऐसे वक्ता कम होते हैं, या तो प्रो गांधी होते हैं या एंटी गांधी होते हैं। एक ऐसा आदमी जो गांधी के को बता रहा है कि ये धाराएं हैं और गांधी को इस प्रकार से आलोचना की जानी चाहिए, और खुद कह रहे हैं कि मेरी किताब में इसकी आलोचना है, और उसके बावजूद आप कहीं ना कहीं गांधी को स्थापित भी कर दे रहे हैं।
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसलिए सर आप में मतलब आपको सुनना हमेशा स्पेशल होता है जी। ठीक तो सर ये भी गांधीवादी था। मैं ये कहूंगा लास्ट में कि ये भी गांधीवादी था। आप जो कह रहे हैं ना कि मॉनेटरी एस्पेक्ट इज समथिंग डिफरेंट, सर ने तीसरी बार आपका आग्रह स्वीकारा, तो ये भी गांधीवाद का एक चेहरा है। गांधीवाद को सर यहाँ पूरी तरह लागू कर रहे हैं कि निस्वार्थ भाव से हम सब लोगों का ज्ञानवर्धन किया, सब चीजें बताई। मतलब पहले 2 सेशंस तो थे ही बहुत अच्छे, ये तो चेरी ऑन द केक जिसको कहते हैं वो था। थैंक यू सर। और सर मैं अंत में आप बता दूं सभी साथियों को, यहाँ करीबन 72 साथी टोटल हैं सर, आपको और हमको मिला के, यानी 70 और लोग हैं जो सुन रहे हैं। तो बहुत जल्द हम लोग 3-4 महीने में सर से फिर एक नेशनल वेबिनार करूंगा जिसमें बहुत बड़े वक्ता होंगे। उनमें से हमारे सबसे मतलब प्रोफेसर हितेन पटेल सर होंगे और उनको सुनने का हमको लाभ मिलेगा। तो ये ग्रुप जो है सर हमारा जो 60-70 लोगों का ये बना रहेगा और आपको सुनने के लिए पुनः हम लोग एकत्रित होंगे कुछ महीनों के बाद। तो मैं सर आभारी हूं आपका अपने प्रतिभागियों की तरफ से, और मैं खुद जो आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you, sir. मैं आपका आभारी हूं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।